तो अभी तक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल की चर्चा किया और प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के अंतर्गत ही हम जानते हैं कि स्टोन एज कल्चर या पाषाणकालीन संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानव सभ्यता के विकास का क्रम है और वह विकास का क्रम जो मूलतः मनुष्य और प्रकृति दोनों के साहचर्य के फलस्वरूप, दोनों के इंटरओवन रिलेशनशिप के फलस्वरूप वह क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहली बार जो प्लीस्टोसीन एज की हम बात करते हैं और जिसे प्रातःनूतन काल कहते हैं, उस प्रातःनूतन काल में जिसका मूल समय 30 से 25 लाख ईसा पूर्व तक मानते हैं, इसी समय विश्व इतिहास में या धरती पे पहली बार मानव संप्राणियों का उद्भव हुआ, जिसे हम होमोनिड्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो होमोनिड्स हुए ये कहाँ पे आए? प्रातःनूतन काल में। और प्रातःनूतन काल जो है किसके अंतर्गत आता है? वह आता है आपका नूतन कल्प के अंतर्गत, मतलब आपका होगा सेनोजोइक। जो सेनोजोइक एरा होता है नूतन कल्प, तो पृथ्वी को उसके पर्यावरणीय दशाओं और उसके आंतरिक हलचलों के आधार पे हमने जो पहले महाकल्पों में बांटा, हमने एराज में बांटा, फिर हमने काल में बांटा जिसे कहते हैं इपोक्स। तो हमने पहले कालों में महाकल्प बांटा, फिर हमने सामान्य काल में बांटा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका समझिएगा कि हमने कहा ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो पहले ब्रह्मांड बना, फिर सौरमंडल बना, सौरमंडल के बाद पृथ्वी बना, और पृथ्वी के अंतर्गत जो जीवन की पद्धति है उसको समझने और प्रकृति के वातावरण को समझने का जो सामंजस्य है, जो दोनों के साहचर्य की प्रक्रिया है, उसे हम समझने के लिए पहले हमने उसे कल्पों में बांटा, एराज में बांटा। जो 5 कल्प हैं उसके अंतर्गत जो अंतिम कल्प है जिसे कहते हैं नूतन कल्प, ठीक है, सेनोजोइक के अंतर्गत फिर उस कालखंड को जब मानव का पहली बार जीवन का उद्भव हुआ, मानव प्रजातियों का उद्भव होना शुरू हुआ सेनोजोइक एज में, नूतन कल्प में, तो हमने उस प्रक्रिया को और आगे समझने के लिए उसको हमने 6 कालों में बांट दिया जिसे कहते हैं इपोक्स, ठीक है। तो पूरा जिसमें आपका आ गया पूरा नूतन काल, आदि नूतन काल, आद्य नूतन काल, मध्य नूतन काल, ठीक है। तो उसी में एक आता है प्लीस्टोसीन एज जिसे कहते हैं प्रातःनूतन काल। उसी काल में पहली बार विश्व इतिहास में मानव संप्राणियों का उद्भव होता है। यहीं से इतिहास को जानने और समझने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और यहीं से शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में मानव के इतिहास को जानने समझने के लिए हमारे पास एकमात्र जो स्रोत है वह उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए, उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार हैं, स्टोन टूल्स हैं। चूँकि स्टोन टूल्स के आधार पर ही उनके इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है, उनके इतिहास को जाना और समझा जा सकता है। इसीलिए हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पे, पाषाणों के आधार पे मानव सभ्यता का जो कालखंड निर्धारित होता है, जो इतिहास की पुनर्रचना की जाती है, उसे कहते हैं पाषाण काल या कहते हैं स्टोन एज कल्चर। इसे कहते हैं स्टोन एज कल्चर। तो स्टोन एज कल्चर जो है, ठीक है, यह मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब जो स्टोन एज कल्चर है इसकी शुरुआत, ठीक समझिएगा, इसका जो व्यापक और प्रारंभिक जो अध्ययन किया गया विश्व में, यह सबसे व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है फ्रांस में इसका सबसे व्यवस्थित अध्ययन किया गया। और जो भी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो भी शब्दावलियाँ आपके प्रारंभिक इतिहास में और स्टोन एज कल्चर के संदर्भ में प्रस्तावित की गई, वे सभी मुख्यतः फ्रांस से ली गई थी। और इसीलिए कमोबेश पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का इतिहास जो है वह कमोबेश फ्रांस की शब्दावलियों को ही, फ्रांस में प्रचलित शब्दावलियों को ही स्वीकार करता है और भारत में भी इसको ही स्वीकार किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछे कि पाषाण संस्कृतियों का सबसे व्यवस्थित अध्ययन कहाँ पे हुआ है, किस देश में, तो आपका आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे व्यवस्थित इसका अध्ययन किया गया। अब समझिएगा, जो जहाँ तक प्रारंभिक इतिहासकारों की बात है, इनमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिए उनमें आते हैं जॉन लुबाक, एडवर्ड लार्टेट और सीजे थॉमसन, ठीक है, और स्वेन निल्सन। ये लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पे काम किया। अगर इनके कार्यों को देखें तो देखते हैं कि जॉन लुबाक जो हैं, जिन्होंने मुख्यतः एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स।
तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स आप किसका ग्रंथ है? जॉन लुबाक का ग्रंथ है। जबकि प्री हिस्टोरिक इंडिया जो ग्रंथ है वह स्टुअर्ट पिगट का है। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट का है और प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो है वह जॉन लुबाक का ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में पहली बार जो पाषाण संस्कृतियों को दो कालों में बांटा गया, वे काल हैं, पहला पुरा पाषाण और दूसरा नव पाषाण। तो एक हो गया पैलियोलिथिक और दूसरा हो गया आपका नियोलिथिक टर्म। याद रखिएगा कि विश्व इतिहास में पुरा पाषाण शब्द का मतलब पैलियोलिथिक टर्म्स और नियोलिथिक टर्म का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया है वो जॉन लुबाक के द्वारा प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जबकि मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने नहीं किया है। मध्य पाषाण काल शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ है, यह शब्द का पहली बार प्रयोग हार्डर विस्ट्राफ ने किया है। हार्डर विस्ट्राफ, तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग आपका हार्डर विस्ट्राफ ने किया है। देखिए ये है हार्डर विस्ट्राफ। जबकि पहले मध्य पाषाण काल की कोई संकल्पना नहीं थी, केवल जो दो काल जॉन लुबाक ने बांटा। जबकि आगे चलकर एडवर्ड लार्टेट ने जो तत्कालीन पुरा पाषाण कालीन संस्कृतियों को या स्टोन एज कल्चर को जो इन्होंने 3 भागों में बांटा, उनमें था पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण नहीं, मध्य पुरा पाषाण, और तीसरा था नव पाषाण काल। चूँकि इनसे पहले आपके जॉन लुबाक हैं तो जॉन लुबाक के आंसर माने जाएंगे, समझिएगा। तो पुरा पाषाण तो है लेकिन, और मध्य पुरा भी है, मिडिल पैलियोलिथिक है, और नव भी है, लेकिन मध्य पाषाण शब्द यहाँ पे नहीं है। तो मध्य पाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग जिसे कहते हैं मेसोलिथिक हार्डर विस्ट्राफ ने किया। जबकि मध्य पाषाण के संदर्भ में जो पहली जानकारी हमको मिलती है, जो पहला एविडेंस है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वह मिलता है हमको फ्रांस के मास द अजिल से। फ्रांस का जो मास द अजिल का क्षेत्र है, यहाँ से हमको सबसे पहली बार मध्य पाषाण काल के संदर्भ में इनके टूल्स मिलते हैं, इनसे जानकारी मिलती है। और इसके प्रमुख खोजकर्ता हैं वे हैं जॉन इवांस। तो मध्य पाषाण काल के में जो मास द अजिल में मुख्यतः हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके प्रमुख खोजकर्ता कौन है? जॉन इवांस हैं। लेकिन मध्य पाषाण शब्द का जो प्रयोग पूछेगा तो हो जाएगा हार्डर विस्ट्राफ, जबकि खोजकर्ता पूछेगा प्रारंभिक तो हो जाएंगे जॉन इवांस, याद रखिएगा। तो मेसो जो शब्द है, मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल। मेसो का मतलब होता है, मेसो इज रिलेटेड टू इन द मिडिल, बीच में, और लिथिक इज रिलेटेड टू द लिथियोस। लिथियोस मीन्स स्टोन और पत्थर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पत्थर पर आधारित या प्रस्तर आधारित मानव का वह सांस्कृतिक काल जो दो कालों के बीच में पड़ता हो, पहला आपका पैलियोलिथिक एज, दूसरा नियोलिथिक एज, तो दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे कहते हैं मेसोलिथिक। इसी आधार पे हम मेसोपोटामिया का नामकरण करते हैं, जिसमें मेसो का मतलब होता है इन द मिडिल, मतलब बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स, अ प्लेस विच इज सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड द मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया, आपको पता है कि मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, जिनमें से जो एक क्षेत्र है, ठीक है, जो एक नदी है वह आपका है टिग्रिस, ठीक है, और दूसरा आपका है यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस जो है नदियां हैं जिसे कहते हैं दजला और फरात। इन्हीं दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया, ठीक है। अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। तो वहाँ पे हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण शब्द है। आगे आते हैं, जबकि एडवर्ड लार्टेट ने जो इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा द एंटीक्विटी ऑफ मैन इन वेस्टर्न यूरोप, द एंटीक्विटी ऑफ मैन इन वेस्टर्न यूरोप में इन्होंने पाषाण संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। जबकि आगे चलकर जो कोपेनहेगन संग्रहालय था, तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय से जो हमारे पास अवशेष मिले, जो बहुत सारे वहाँ पे रेजिड्यूज एंड आर्टिफैक्ट्स मिले, उनका अध्ययन करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने मानवीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, पहला स्टोन एज, दूसरा ब्रॉन्ज एज, तीसरा आयरन एज। तो पहला आपका हो गया पत्थर या पाषाण काल, दूसरा हो गया आपका कांस्य काल, और तीसरा हो गया आपका लौह काल। और याद रखिएगा जो ब्रांज एज होता है, ब्रांज होता है मतलब कांस्य होता है, कांसे में तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है, जिनमें दोनों का रेशियो जो होता है 4:1। इसमें 4 जो होता है 4 भाग इसमें तांबे का होता है और 1 भाग जो होता है वह आपका टिन का होता है, दोनों को मिला के बनता है कांस्य। अगर एग्जैक्ट इसका प्रपर्सन या अनुपात या रेशियो देखें
तो इसमें 78% तांबा होता है और 22% आपका टिन होता है और दोनों मिला के बनता है कांस्य। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य एज कहा जाता है। याद देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य एज कहा जाता है। तो मैंने चर्चा किया कि सीजे थॉम्सन ने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के संदर्भ में बात किया है। और वहीं पे एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनका नाम है स्वेन निल्सन, जो स्वीडन के हैं। ये बेसिकली स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इन्होंने मानवीय इतिहास को, जो मानवीय इतिहास बर्बरता से एक बार्बरिक एक जंगली जीवन से सभ्य समाज तक पहुंचता है, उसकी प्रक्रिया को निर्धारित किया है। इसके पहले मैंने चर्चा किया था कि जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत है जिसकी चर्चा हमने किया था, उसका ल्यूस मार्गन का जो विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है, ल्यूस मार्गन का जो विकासवादी सिद्धांत है, उसमें उन्होंने मानवीय समाज को बार्बरिक सिचुएशन से सभ्य समाज तक की श्रृंखला के रूप में व्याख्यायित किया है। तो वैसे ही जो मानव बार्बरिक सिचुएशन से लेकर सभ्य सिविलाइज्ड स्टेज तक कैसे पहुंचता है, उसकी पद्धति जहां पे ल्यूस मार्गन ने विकासवादी सिद्धांत बताया है, वैसे ही स्वेन निल्सन ने मानवीय समाज को 4 भागों में बांट करके देखा है। जो पहला है वन्यता, सेवेगरी, दूसरा है नोमैडिक लाइफ, यायावर और पशुचारण, पास्टोरल्स, तीसरा आपका है अस्थायी कृषि, जिसे कहते हैं आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ, और लास्ट जो होती है वो आपका है सभ्यता, जिसे कहते हैं सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन। तो जो सिविलाइज्ड क्लास की बात है, जो यह समाज है, सभ्य समाज की स्थापना है, वह स्थापना एक क्रमिक अवधारणा से प्रागैतिहासिक कालीन मानव के जीवन से शुरू होता है, और यह जो होता है क्रमिक रूप से आगे बढ़ता हुआ बार्बरिक सिचुएशन से एक सभ्य समाज तक पहुंचने की मानवीय प्रक्रिया को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं कि जो ये सब बातें की गई या जो पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, मैंने कहा कि इनका जो मुख्य आधार है वह इनका मुख्य आधार मानव के द्वारा छोड़ी गई और प्रयुक्त की गई, मानव के द्वारा बनाई गई जो पत्थर के औजार हैं, जो उनके स्टोन टूल्स हैं, उनके आधार पर निर्धारित होता है। जैसे जैसे मानव ने पत्थर के औजारों में मॉडिफिकेशन करना शुरू किया, पत्थर के औजारों में शार्पनेस आना शुरू हुआ, पत्थर के औजार अधिक परिष्कृत होने लगे, उसी के आधार पे मान लिया गया कि तत्कालीन मानव जो है वो अधिक समुन्नत होता गया, उसकी बौद्धिक क्षमता और कपालधारिता उसकी बढ़ती गई। इस आधार पे हमने मानव के समूहों के अलग अलग नामकरण करके अलग अलग नाम निर्धारित कर दिए हैं, और उन्हीं टूल्स के आधार पे हमने मानवीय इतिहास को बांट दिया। आगे चल के मोटे तौर पे पूरे मानवीय इतिहास को, जो आपका स्टोन एज कल्चर है, इसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नवपाषाण काल। तो इसे 3 भागों में बांट दिया गया। अब जहाँ तक इनके कालक्रम की बात है, यद्यपि यह कहना मुश्किल है कि पूरे विश्व में एक साथ कोई भी काल, कोई भी एज एक साथ नहीं आया है। इसीलिए हमको भिन्न भिन्न ग्रंथों में, बुकों में, और जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सबके विचारों में हमको कमे बेश कुछ न कुछ अंतर जरूर दिखाया जाता है। अगर सामान्यकरण पे देखें, जनरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मोटा मोटी तौर पे ये माना जाता है कि लगभग आज से 25-30 लाख ईसा पूर्व सबसे पहले मानव जिस कालखंड में निवास किया होगा उसको हमने पूरा पाषाण काल के रूप में मान लिया। और अब पूरा पाषाण काल जो लगभग 25-30 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जा रहा है, यह लंबा काल मानव इसमें इसलिए बिता रहा है क्योंकि इस कालखंड में आदिमानव की जो प्रक्रिया है, जो होमोनिड्स से आधुनिक मानव की प्रक्रिया है, यह बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास कर रहा है, इसीलिए यह कालखंड सबसे बड़ा है। इसके बाद का जो कालखंड है वो आपका मध्य पाषाण काल है, और अगला काल है आपका नवपाषाण काल। जहाँ तक मध्य पाषाण काल का मैंने कहा कि पहले कंसेप्ट नहीं था, यह बाद में आता है जब मार्स द अजिल से जॉन इवांस ने इसकी खुदाई किया, और मध्य पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग हार्ड बिस्टाफ ने बाद में किया। ओवरऑल अगर देखें तो चूंकि मध्य पाषाण काल जो है, जब आदमी मानव उच्च पूर्व पाषाण काल से, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है
लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा आपका है मिडिल पैलियोलिथिक और तीसरा आपका है अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक के पश्चात शुरू हो जाता है आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। अब इसमें से जो विशेषताएं हमें उच्च पूर्व पाषाण काल मिलती हैं, उन विशेषताओं से थोड़ी बहुत अलग विशेषताएं हमको देखने को मिल रही कहाँ पे, हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है मध्य पाषाण काल में। और जो मध्य पाषाण काल में ऐसी विशेषताएं जो उच्च पूर्व पाषाण काल में कभी रही हों, अपने अंतिम दौर में जो मानवीय जीवन शैली में एक समुन्नत, एक परिष्कृत वातावरण को दर्शाता हो, उसके बाद की अंतिम अवस्था के उसी परिष्करण की प्रवृत्ति हमको मध्य पाषाण काल में दिखाई दे रही है। और यह जो प्रवृत्ति है, नेचर है मानवीय सभ्यता की, यह नव पाषाण काल में जाके अपने क्लाइमेक्स पे, अपने जेनेट पॉइंट पे पहुंच रहा है, अपने सुप्रीम स्टेज पहुंच जा रहा है। तो एक प्रकार से अपनी संपूर्णता में पहुंच जा रहा है। यह सांस्कृतिक मानव जीवन वहां पहुंच के संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार करता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। तो एक प्रकार से यह मानव के सांस्कृतिक जीवन में अनेक अमूलचूल परिवर्तनों का काल है। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे सांस्कृतिक क्रांति कहा है। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को मुख्यतः कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से व्यक्त किया है। और याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड जो हैं उन्होंने ही नगरीकरण की अवधारणा भी भारत में पेश किया है। गार्डन चाइल्ड के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक तो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, और दूसरा उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है द अर्बन रिवोल्यूशन, और एक अन्य ग्रंथ है द आर्यंस। जो अर्बन रिवोल्यूशन में उन्होंने नगरीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में हिस्टोरिकल जानकारियाँ प्रदान किया है, बहुत सारे मतांतरों पर उन्होंने चर्चा किया है, ठीक है। तो उनका महत्वपूर्ण कार्य इस पर रहा है। गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को भी प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। नव पाषाण काल को उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन कहा है, उन्होंने कल्चरल रिवोल्यूशन के रूप में व्यक्त किया है। और उन्होंने द्वितीय नगरीय क्रांति की भी अवधारणा उन्होंने दिया है। तो कुल मिला के, ठीक है, तो मानव सभ्यता का वह कालखंड नव पाषाण काल जो कहलाता है, जिसमें मानव का जो मुख्य मानक रहा है वह रहा है कि अस्थायी कृषि का विकास, अस्थायी पशुपालन, सामुदायिक जीवन की शुरुआत, इसके अलावा सामाजिक विभेदीकरण, इसके अलावा अस्थायी बस्तियों का विकास, इसके अलावा व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का विकास आदि ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण विकास हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो नव पाषाण काल में हुए। इसी के आधार पे नव पाषाण काल की संकल्पना आई। नव पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने अपने प्री हिस्टोरिक टाइम्स पे किया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह है कि ज़रूरी नहीं है कि नव पाषाण काल पूरे विश्व में एक साथ आया हो, क्योंकि मैंने चर्चा किया, देखिए कि नव पाषाण काल के जो मुख्य सिंड्रोम्स हैं, जो मेजर सिंड्रोम्स ऑफ न्योलिथिक एरा हैं, उनमें हमने कहा कि वह क्या है, अस्थायी कृषि है, ठीक है। और उसके बाद उसमें और क्या है, उसमें आपका अस्थायी पशुपालन है, आग का नियमित प्रयोग है, ठीक है, और मानवीय समाज की संरचना है, मानवीय बस्तियों का निर्माण है, और सामाजिक जीवन और सामुदायिक जीवन की शुरुआत है। अगर इनको आधार माने तो हम देखते हैं कि विश्व के अन्य कई भागों में या अन्य भागों में, अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर या कमोबेश कुछ अंतर के साथ ये विशेषताएं मिलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में आज रात को कोई सोया कल सुबह उठा तो नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। ये हैप्पी न्यू ईयर की तरह नहीं है, ये हैप्पी न्यू ईयर की तरह नहीं है कि 12 बजे के बाद तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ नव वर्ष आ गया। यह नव पाषाण काल संस्कृति जो है, यह मुख्यतः है क्या है, यह अलग अलग समयों पर थोड़े बहुत अंतर के साथ विश्व में ऐसी विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर कृषि के विकास को लिया जाए तो कृषि का विकास का जो प्राचीनतम साक्ष्य विश्व मिल रहा है वह हमको मिला है कि नील नदी घाटी में, जो मिस्र का नील नदी घाटी है, वहाँ पे जगह है बाडी कुबानिया से जो हमको कृषि का साक्ष्य मिला है, यह साक्ष्य लगभग 9000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो मतलब वहाँ से अगर कृषि अस्थायी साक्ष्य मान लिया जाए, कृषि को नव पाषाण काल का मानक मान लिया जाए, आधार मान लिया जाए, तो हम मानते हैं कि जो आपका नील नदी का वेदिका है या मिस्र है, इन देशों में नव पाषाण काल कब आया होगा, ये मुख्यतः आ गया होगा आपका 9000 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसीलिए नव पाषाण काल को कहीं कहीं 8000, 9000, कहीं 10,000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। दूसरी बात समझिएगा, इसी के तहत एक अन्य जगह है जिसका नाम है कोमअम्बो। तो कोमअम्बो से भी हमको कृषि के साक्ष्य, वहीं पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह आपका
पश्चिमी एशिया में जो जेरिको और जेरिमो है, जेरिको और जेरिमो है, वहाँ से भी हमको इसी के आसपास थोड़े बहुत अंतर के साथ साक्ष्य मिला है। और जेरिको जो जगह है, ठीक है, यह बेसिकली फिलिस्तीन में है। यहाँ पे जो हमको मिला है, यहाँ पे हमको प्राचीनतम, विश्व में प्राचीनतम किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। विश्व में प्राचीनतम किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जबकि अनातोलिया से हमको विश्व में प्राचीनतम जो है वह घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। देखिएगा, तो अब हम आगे समझिएगा। और इसी तरह जो इजराइल और जॉर्डन का क्षेत्र है, इजराइल और जॉर्डन का क्षेत्र है, वहाँ पे नतूफियन संस्कृति का विकास हुआ। नतूफियन संस्कृति में, ठीक है, वे भी हमको ये कृषि और पशुपालन आदि के साक्ष्य खूब मिले हैं। तो कुल मिला के मेरा मतलब है कि देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो साक्ष्य मिले हैं उनमें थोड़े बहुत सहज का अंतर है। भारत का ही परिप्रेक्ष्य लीजिए अगर, तो भारत में अभी तक जो कृषि का पहले साक्ष्य माना जाता था वह था कि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है वहाँ का जो हमारे पास कृषि का साक्ष्य था वह लगभग 7000 ईसा पूर्व था। और यहीं से हमको बस्तियों का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो हम मानते थे कि लगभग भारत में 7000 ईसा पूर्व से अगर मान लीजिए कृषि आ गई होगी, क्योंकि आगे चल के आप देखे होंगे कि इलाहाबाद के कोल्डिहवा में जो चावल का साक्ष्य मिला है वह साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व का है। जबकि चौपानी मांडो से जो हमको पहली बार जंगली चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो यमुना नदी के पार का क्षेत्र है। अगर इन साक्ष्यों को देखें तो मान लिया जाएगा कि अगर भारत में 6-7 हज़ार ईसा पूर्व में अगर कृषि की शुरुआत हो गई होगी तो निश्चित तौर से 4-5 हज़ार ईसा पूर्व में कह दिया गया कि नवपाषाण काल पूरी तरह से प्रभावी हो गया होगा, नवपाषाण काल आ गया होगा। लेकिन अभी लेटेस्ट साक्ष्य जो कृषि का मिला वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है लहुरा देव। और लहुरा देव को जगदीशपुर भी कहते हैं, लहुरा देव को जगदीशपुर भी कहते हैं। यहाँ से जो हमको अभी कृषि का साक्ष्य मिल रहा है यह साक्ष्य लगभग 8000 ईसा पूर्व का है, 8000 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब है कि भारत में भी अगर कृषि को आधार बनाया जाए तो भारत में भी जो कृषि का साक्ष्य है वो 8000 ईसा पूर्व तक मिल रहा है। और वही साक्ष्य आपका 8-9 हज़ार ईसा पूर्व का हमको बाडी कुबानिया से मिल रहा है, ठीक है, जो नील नदी घाटी में है। जेरिको जेरिमो के भी आसपास यही साक्ष्य है। तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि थोड़े बहुत कहीं 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष का अंतर हमको कृषि पशुपालन के संदर्भ में देखने को मिल जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे यह साबित होता है कि नवपाषाण काल को अगर कृषि का मानक या जो अस्थायी जीवन की शुरुआत है यह पूरे विश्व में एक साथ नहीं आया है, लेकिन कमोबेश बहुत थोड़े बहुत अंतर के साथ हमको यह प्रक्रियाएँ दिखाई पड़ती हैं। और इसीलिए अलग अलग स्थानों पर वहाँ की आवश्यकताओं, वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ की पर्यावरणीय दशाओं और मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही कृषि पशुपालन आदि का विकास देखा जाना चाहिए। यह एक साथ एक ही समय में हर जगह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी इतिहास में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीज़ें भविष्य की खुदाइयों पर निर्भर करेगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर हम देखते हैं जो अभी राखी गढ़ी से जिसकी खुदाई अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें मुख्यतः बसंत सिंधे जी और नीरज राज जी का मुख्य काम है, इन्होंने जो खुदाई के बाद जो अपना रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि राखी गढ़ी के क्षेत्र से यहाँ के मानवीय रहन सहन और उनके सांस्कृतिक जो कल्चरल लेयर्स हैं उनके साथ जो हैं वह अतीत काल से क्रमागत रूप से आधुनिक काल तक प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मानव यहाँ पे प्रारंभ से लेकर लगातार यहाँ पर निवास किया है, ठीक है। तो इससे भी पता, और जब इसी आधार पे हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है जो बेसिकली प्री हड़प्पन साइट्स के रूप में जान सकते हैं आप, मतलब है प्राक हड़प्पाई स्थलों के रूप में जान सकते हैं, इनका साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व तक यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो प्री हड़प्पन साइट्स जैसे सोथी संस्कृति, जैसे आपका कुल्ली नाल और झाप संस्कृति, जैसे आपका झूकर और झाकर संस्कृति, ये सब क्या है, ये प्राक हड़प्पन साइट्स हैं। जैसे कालीबंगा हो गया, आपका कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया, गनेड़ीवाल हो गया जो पंजाब पाकिस्तान में है, बहावलपुर के पास, उसी तरह, ठीक है। तो ये सब जो स्थल हैं, ठीक है, ये सब प्राक हड़प्पाई स्थल कहलाते हैं। और तो ये इनकी जो तिथि है लगभग सोचिए कि अब जा रही 7000 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब है समय के साथ इनमें बहुत सारे व्यापक परिवर्तन हमको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बेसिक कंसेप्ट यह रहा है कि नवपाषाण काल की जो समय है वह कमोबेश
हर जगह पे एक साथ हमको नहीं प्राप्त होता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन इनकी विशेषताओं के आधार पर विशेषताएं जहाँ मिलने लगती हैं, ये मान लिया जाता है कि मानवीय समाज वहाँ एक नए परिवेश में पहुँच गया है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने और विद्वानों ने नवपाषाण काल के रूप में माना है। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण इसके आपके आधार हो गए विभाजन के। अब हम आते हैं अगले टर्म पे, जहाँ तक पुरापाषाण काल का कंसर्न है। पुरापाषाण काल में मानव सभ्यता एक लंबे दौर से गुजरती है, मानव सभ्यता एक लंबे कालखंड में निवास करती है, इसीलिए इनके जो उपकरण हैं एक लंबे समय तक, ठीक है, एक लंबे समय तक एक जैसे मिलते हैं और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही निम्न स्तरीय की दिखती है, बहुत ही धीमे गति से दिखती है। इसी आधार पे माना गया कि मानव इसमें जो मानव के जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया थी वो बहुत ही धीरा था, वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, तीव्रगामी नहीं था। इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर इस काल को 3 भागों में, जो पत्थर के औजार हैं, बनावट विधियां हैं, उनके प्राप्त और जो प्राप्त हुए हैं उनका जो आकार प्रकार है, उसके आधार पे इसे 3 कालों में बांट दिया गया। वो कौन सा है? पहला हो गया निम्न पुरापाषाण काल, इसका मतलब हो गया निम्न पुरापाषाण काल मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा हो गया मध्य पुरा, याद रखिएगा, मिडिल पैलियोलिथिक ये मिडिल है, और मध्य पाषाण जो है यह आपका जो है मध्य पाषाण जो होगा यह क्या है? मध्य पाषाण मतलब मेसोलिथिक, यह मिडिल पैलियोलिथिक, यह मेसोलिथिक है। और तीसरा हो गया आपका उच्च पूर्वपाषाण काल। ये 3 हो गए पुरापाषाण काल के अंतर्गत। इनमें लगभग जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसका समय 25-30 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक मानते हैं। मध्य पुरा का 1 लाख से 40,000, उच्च पुरा का 40 से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। 10,000 ईसा पूर्व तक हम बेसिकली मानते हैं, ठीक है। और जहाँ पे उच्च पूर्वपाषाण काल समाप्त होगा वहीं से आपका मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तक इनकी विशेषताओं की बात है, समझिएगा, अब जहाँ तक इनके विशेषताओं की बात है, अब इसको समझिएगा। जो निम्न पूर्वपाषाण काल है इसका जो हमको प्रारंभिक साक्ष्य मिल रहा है वह हमको फ्रांस के अबेबिल से मिल रहा है। फ्रांस का एक जगह है जिसका नाम है अबेबिल, तो फ्रांस के अबेबिल से जो साक्ष्य मिल रहा है इसी के कारण, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल को हम अबेबिल संस्कृति भी कहते हैं। मिलाने को क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको कहते हैं अबेबिल संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल का साक्ष्य मिला है फ्रांस के मुस्टीरियन से, इसीलिए इसे कहते हैं मुस्टीरियन संस्कृति। और उच्च पूर्वपाषाण काल का साक्ष्य मिला है फ्रांस के मगदालिन से। कहाँ से? मगदालिन से, इसीलिए हम इसे मगदालिन संस्कृति भी कहते हैं। तो पहला हो गया अबेबिल संस्कृति, दूसरा हो गया आपका मुस्टीरियन संस्कृति, और तीसरा हो गया आपका मगदालिन संस्कृति, ठीक है। अब समझिएगा, जो निम्न पूर्वपाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक एज है, तो लोअर का मतलब होता है निम्न, पैलियोलिथिक का मतलब होता है आपका, पैलियो का मतलब होता है प्रारंभिक या एंशिएंट पुराना, और लिथिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लिथियोस मतलब स्टोन, ठीक है। तो पत्थर के औजारों का प्रारंभिक काल या प्राचीन काल। तो अब समझिएगा, अबेबिल संस्कृति जो है यह फ्रांस से मिलता है। इस काल में पहली बार मानव संप्राणियों का उद्भव होता है जिसे कहते हैं होमोनिड्स। इसमें कौन कौन से मानव आते हैं हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लूसी मानव, जिसकी खोज किया है आपका डोनाल्ड जॉनसन ने, ठीक है, जो आपका इथियोपिया से के हादर के क्षेत्र से मिलता है। अगला मानव है जो भारत में प्राचीनतम मिला है, रामापिथेकस या जावा मानव, जिसका साक्ष्य मुख्यतः शिवालिक पहाड़ियों से मिल रहा है, ठीक है, जिसे लुई महोदय ने खोजा है। अगले होमो इरेक्टस हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। होमो इरेक्टस जिसे चीनी मानव भी कहते हैं, और इसे हम सिनेंथ्रोपस मानव भी कहते हैं, यह सिनेंथ्रोपस कुल का मानव है। होमो इरेक्टस मानव के साथ हमको प्राचीनतम जो मिले हैं वे मिलते हैं हमको चाइना में, चाइना के चाओजुकुतियान से। चाइना के चाओजुकुतियान से हमको इसके प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। जबकि होमो इरेक्टस का जो भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह साक्ष्य हमको मिल रहा है आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित हथनोरा से, जिसकी खोज किया है 1942 में अरुण सोनकिया ने। यह क्षेत्र जो है नर्मदा घाटी में आता है, इसीलिए जो प्राप्त मानव का स्केलेटन है उसे कहते हैं नार्मदेटिक मैन या नर्मदा मैन। इसे नर्मदा मैन या नार्मदेटिक मैन के नाम से भी हम जानते हैं। अगले समझ लीजिएगा, होमो इरेक्टस हैं, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं। हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस की चर्चा किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस विश्व इतिहास में औजार बनाने वाला प्राथमिक मानव माना जाता है, प्राचीनतम मानव।
और बेंजामिन फ्रैंकलिन का मैंने कंसर्न दिया था। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा है, ठीक है, औजार बनाने वाला प्राणी कहा है, ठीक है। जबकि केपी ओकले ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मैन द टूल मेकर, ठीक है, तो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला समझिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो साक्ष्य मिला है वह बेसिकली हमको ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे दक्षिणी सम मानव प्राणी भी कहते हैं, दक्षिणी सम मानव प्राणी इसे कहते हैं। इसका साक्ष्य जो हमको प्राप्त हो रहा है वह टोंगा, अफ्रीका के टोंगा क्षेत्रों में इसकी खोज किया है रेमंड डार्ट ने, जबकि केनिया के रुडोल्फ घाटी के क्षेत्रों से जो इसका साक्ष्य मिला है उसकी खोज किया है रिचर्ड लोकी ने। किसने किया है? रिचर्ड लोकी और रेमंड डार्ट ने, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि जो आपका ल्यूसी मानव है, ठीक है, यह भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही कुल का माना जाता है। और अगला समझिएगा, अगले जो मानव है ग्रिमाल्डी, मैंने चर्चा किया जो ग्रिमाल्डी मानव है, ये मानव जो हैं इनके जो इसमें साक्ष्य मिल रहे हैं ये हमको इटली में मिले हैं। इटली के पास ही केंद्र है जो इटली और फ्रांस से सटा हुआ केंद्र है मोनाको, वहाँ से भी हमको इनके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे जो इनके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे एक राजवंश था जिसका नाम था ग्रिमाल्डी राजवंश, उसी के राजकुमार, उसी के सम्मान में इस मानव का नाम रख दिया गया ग्रिमाल्डी मानव, तो वो ग्रिमाल्डी मानव हो गया। एक है चांसलेट मानव और अगले आते हैं क्रोमैग्नन मानव। मैंने कहा तो क्रोमैग्नन महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रोमैग्नन मानव जो हैं यह आधुनिक मानव जिसे कहते हैं होमोसेपियंस मानव, इस आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज माने जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन याद रखिए कई बार पूछा गया है कि आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कौन है, तो जो क्रोमैग्नन मानव हैं, हाँ, दे आर द इमीडिएट फोरफादर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग नेम्ड होमोसेपियंस। तो ये होमोसेपियंस के निकटतम पूर्वज माने जाते हैं, जिनका साक्ष्य हमको फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिला है, जिसकी खोज किया है 1868 में मैक ग्रीगर महोदय ने इसकी खोज किया है। और अगले मानव समूह है आपके होमोसेपियंस मानव महत्वपूर्ण मानव समूह है। यह मानव ही पहला मानव है विश्व का जिसकी कपालधारिता 1450 सीसी है, इसीलिए विश्व का प्रथम आधुनिक मानव होने का श्रेय इसे दिया जाता है। और यह आधुनिक मानव है जो हम लोग हैं, तो हम लोग हैं होमोसेपियंस। हमारा पूर्वज जब भी पूछेगा तो आंसर होगा क्रोमैग्नन, हम लोग खुद होमोसेपियंस हैं, ठीक है। हमारा पूर्वज जो होगा वो होगा आपका क्रोमैग्नन मानव। तो हमने होमोसेपियंस मानव जो हैं, इस होमोसेपियंस मानव का जो प्रथम आपका जो साक्ष्य मिला है, यह साक्ष्य हमको मोरक्को से प्राप्त होता है। ये मोरक्को में एक जगह है जेबल इरहुद, मोरक्को का एक जगह है जेबल इरहुद। तो जेबल इरहुद से होमोसेपियंस मानव के प्राथमिक साक्ष्य मिलते हैं, जिनकी खोज किया है जीन जैक्स हबलिन ने इनकी खोज किया होमोसेपियंस की। जबकि होमोसेपियंस जो नामकरण हुआ है, यह नामकरण किया है लिनियस महोदय ने। तो याद रखिएगा, इनका स्केलेटन पूछेगा किसने खोजा है, तो आंसर हो जाएगा जीन जैक्स हबलिन। और जबकि अगर पूछेगा कि होमोसेपियंस का नामकरण किसने किया है, तो वह किया है आपका लिनियस महोदय ने, ठीक है, वह किया आपका लिनियस महोदय ने वह नामकरण किया है। तो ठीक है, ये आपके प्रारंभिक मानव। वर्तमान में जो सबसे नवीनतम मानव माना जाता है, वर्तमान का जो सबसे नवीनतम मानव माना जाता है वह मानव है आपका होमो नेलेदी। और यह मानव जो है यह अफ्रीका के राइजिंग स्टार से खोजा गया है। होमो नेलेदी यह आधुनिकतम नवीनतम मानव समूह माना जाता है, जिसकी खोज अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा के क्षेत्रों से किया गया है। तो ये तो आपके मानव, मतलब ये मानव जो समूह हैं इनका क्रमिक विकास है। इनमें से समझिएगा, इनमें से जो निम्न पूर्व पाषाण काल है उसमें से मुख्यतः जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले के मानव तो आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रिमाल्डी, चांसलेट और क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस मानव हैं, ये मानव मुख्यतः कहाँ के हैं, ये मानव मुख्यतः आपके अपर पैलियोलिथिक एज के हैं। ये मानव आपके मुख्यतः
आपके अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं। ठीक है, और इसके पहले के जो मानव हैं वो आपके निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत समाहित होते हैं। ये जो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव हैं, ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव हैं, ये मानव जो थे प्रारंभिक मानव थे, जो मानव मुख्यतः अभी तक इनमें बस्तियों वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ है। इनका सांस्कृतिक जीवन जो था बहुत सामान्य कोटि का था। ये केवल प्राकृतिक परिवेश में ही रहते थे, प्रकृति के संरक्षण में रहते थे। ये बेचारे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, वृक्षों के नीचे, हाँ, चट्टानों के आसपास ही मुख्यतः अभी निवास कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अभी गुफाओं में समझिएगा शुरुआत में नहीं पहुँचते हैं, धीरे धीरे ऐसे गुफाओं तक इनका प्रवेश होता है। ये मानव जो हैं अभी इनके पास जो औजार मिले हैं वो बड़े बड़े होते हैं, भद्दे होते हैं, बेडौल तरीके से होते हैं, वो हाइपजार्ड तरीके से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परिष्कृत या बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते हैं। तो ये मानव जो होते थे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थर के बड़े बड़े औजार थे उनको कई लोग मिल के फेंकते थे और इसके आधार पे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है जब घास के मैदानों का भी निर्माण नहीं हुआ होगा प्रारंभिक रूप में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब छोटे जीव जंतु का उद्भव और सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पाएंगे, तो जब छोटे जीव जंतु नहीं कर पाएंगे, उनको बड़े जानवर खा जाएंगे, तो बड़े जानवर ही तो ज़्यादा अस्तित्व में रहेंगे। तो इनको शिकार जो शुरू करना पड़ता था बड़े जानवर करना पड़ता था। इसके लिए शिकार के लिए इनको बड़े बड़े पत्थर के औजार की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इसे कहते हैं बिग गेम हंटिंग। इसे हम कहते हैं बिग गेम हंटिंग। जब आप मध्य पाषाण काल में आप पहुंचते हैं तब आप जाके आगे देखेंगे कि ये लोग धीरे धीरे क्या है छोटे छोटे औजार बनाते हैं और 6-6 इंच तक के औजार बनाने लगे, जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ। तो अब आप समझिए कि पहले बड़े बड़े बंदूक आए ना, बंदूक आए, अब आए AK-47, ठीक है, रिवाल्वर, तो अलग अलग अब तो सिस्टम अब चल रहा है ना, पहले तो नहीं था ना। आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में तो बेसिकली ब्राउस बैस बंदूक का प्रयोग होता था। वही ब्राउस बैस बंदूक के स्थान पे ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि अब से इनफील्ड राइफल का प्रयोग होगा, तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया। इसी में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जिसके लिए आपका 1857 की क्रांति हुई। ओवरऑल आगे चलिए, तो ये लोग क्या करते थे, बिग गेम हंटिंग करते थे। अब जो इस काल के मानव थे, इनके जो पत्थर के औजारों के बनाने की पद्धति थी वो मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धति थी। एक तो आपको मिलते हैं क्लैक्टोनी या कोर विधि, क्लैक्टोनी या कोर सिस्टम, और दूसरा आपको मिलता है मुख्यतः वह आपका है फ्लेक सिस्टम। तो फ्लेक और कोर सिस्टम इनके 2 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। साथ ही साथ ये कुछ औजारों को बनाने के लिए ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम का प्रयोग करते थे। ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम का मतलब जब पत्थर से पत्थर को तोड़ के, ठीक है, पत्थर रख के उसको तोड़ के एक पत्थर को दूसरे पत्थर की सहायता से तोड़ के उसमें अभिष्ट औजार बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके माध्यम से जो औजार बनाने की प्रक्रिया इसे कहते हैं ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम। तो ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम भी इनके औजार बनाने की एक पद्धति है, याद रखिएगा, ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम। अब दूसरा समझिएगा, जहाँ तक कोर और फ्लेक सिस्टम का संदर्भ है, अगर हम भारतीय इतिहास को देखें, भारतीय इतिहास को हम अगर समझें तो भारतीय इतिहास की परंपरा में हम पाते हैं कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र का मुख्यतः विभाजन केंद्र क्या है, आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर का जो क्षेत्र है वह उत्तर भारत, और उसके नीचे का जो क्षेत्र है वह क्या है, वह मुख्यतः आपका हो जाता है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में खासकर हमको पंजाब के क्षेत्रों में, पंजाब की जो नदी वेदिका क्षेत्र है, ये जो सोहन नदी बेसिकली है, इसी सोहन नदी वेदिका के आसपास से हमको बहुत सारे आपके पैलियोलिथिक एरा के बहुत सारे टूल्स प्राप्त होते हैं। तो यह केंद्र जो मुख्यतः है, यह केंद्र आपका पुरापाषाण काल का केंद्र है। तो इसमें जो हमको औजार मुख्यतः प्राप्त हो रहे हैं, ये औजार ज़्यादातर फ्लेक सिस्टम से बनाए गए हैं। ये औजार ज़्यादातर फ्लेक सिस्टम से बनाए गए हैं, और इसमें से ये कहा जाता है कि यह जो इनके बनाने की क्षेत्र रहा है मुख्यतः यह सोहन नदी वेदिका रहा है। इसीलिए निम्न पूर्व पाषाण काल को, इस कालखंड के निम्न पूर्व पाषाण काल को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा सोहन संस्कृति किससे संबंधित है, तो सोहन संस्कृति जो पंजाब में है, यह सोहन संस्कृति मुख्यतः आपका निम्न पूर्व पाषाण काल संबंधित है। सोहन संस्कृति कहाँ पे है, उत्तर भारत की संस्कृति है। इसमें मुख्यतः जो औजार बनते थे वह फ्लेक सिस्टम से बनते थे, फ्लेक पद्धति से। इसमें जो मुख्यतः मानव समूह रहता था वो कौन था, वह था आपका पैलियोएंथ्रोपिक मूल का मानव है, पैलियोएंथ्रोपिक, ठीक है। यह मानव क्या है, यह मानव पैलियोएंथ्रोपिक मूल का मानव माना जाता है।
और यह मानव जो फ्लेक सिस्टम से मुख्यतः औजार बनाता है, इसका समझिएगा, इसका मतलब होगा फ्लेक मतलब होता है फलक। अब क्या कहते थे, अगर पत्थर को तोड़ के उसमें अलग अलग जो फलक हैं उसको निकाल लिया जाए और फिर उन फलकों की सहायता से आपस उसे जोड़कर कोई औजार बनाया जाता है, तो इस पद्धति को कहते हैं फ्लेक सिस्टम। तो अलग अलग चीज़ों को निकाल के उसके बाद उसको जोड़ के बना दिया जाए, ठीक है। जैसे एक पेन है तो एक इसका ये पार्ट, एक इसका ये पार्ट, दोनों को मिला के बना दीजिए पेन, ये हो गया फ्लेक सिस्टम, ठीक है। तो यह आपका हो गया फ्लेक सिस्टम। और यद्यपि इन क्षेत्रों में क्लैक्टोनी सिस्टम से भी औजार बनाने के हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो क्लैक्टोनी या कोड सिस्टम का प्रयोग हुआ वह आगे चलकर हमको दक्षिण भारत में मिलता है। तो ये तो आपका सोहन संस्कृति क्षेत्र हो गया। इस संस्कृति का जो निम्न पैलियोलिथिक एज है, मतलब आपका लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में मद्रास के पास, ठीक है, मद्रास के पास इसके बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए दक्षिण भारत की निम्न पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को हम मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हम इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। और यह जो मद्रासी संस्कृति है, यह जो आपका मद्रासी संस्कृति है, ठीक है, इसमें मुख्यतः जो लोग थे, जो मानव समूह था, उसको कहते हैं नियो एंथ्रोपिक मूल का मानव। क्या कहते हैं इसे? नियो एंथ्रोपिक। यह मानव है आपका नियो एंथ्रोपिक मूल का मानव है। यह मानव जिसने मुख्यतः औजार बनाता है वो आता होता है कोड सिस्टम या क्लैक्टोनी सिस्टम। इसमें से जो यह मानव औजार बना रहा है, ऐसे औजार मुख्यतः हमको यूरोप में, यूरोप की एस्यूलियन संस्कृति मिलता है। कहाँ मिलता है? यूरोप की एस्यूलियन संस्कृति मिलता है। इसीलिए हम मद्रासी संस्कृति को एस्यूलियन संस्कृति भी कहते हैं। मद्रासी संस्कृति को हम एस्यूलियन संस्कृति भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः कोर पद्धति से जो औजार बनाए गए, उसका मुख्य कंसर्न यह था कि जब एक ही पत्थर को, ठीक है, काट छाँट के तराश दिया जाए और तरासे भाग को फेंक दिया जाए और उसको पत्थर को इतना काट छाँट के तराशते उसको तब तक काटा जाए, तराशा जाए, तब तक उसको मॉडिफाई किया जाए जब तक कि आपको अभिष्ट औजार, मतलब जब तक कि आप जैसा औजार चाहते हैं वैसा न बन जाए, उसी पद्धति को कहते हैं कोड सिस्टम, ठीक है। तो कोड सिस्टम ऐसा ही है जैसे अशोक के अभिलेखों में, जो अशोक के अभिलेख हैं जो मोनोलिथिक हैं, एक ही पत्थर को काट के तराश के बनाए गए हैं। जैसे आप देखे होंगे जो धौली में हाथी निकलता हुआ है, जिसका वह भी मोनोलिथिक आर्ट का प्रमाण है, जिसमें से वह हाथी का 2 पैर बाहर है, उसकी सूंड बाहर है और पिछला हिस्सा बनाया ही नहीं गया है। तो मान लिया गया है कि जैसे हाथी पहाड़ को काटते हुए बाहर निकल रही है, यह मोनोलिथिक आर्ट का नमूना है। इसी तरह जो बहुत सारे बराबर पहाड़ियों पर और बहुत सारे आपके जो उदयगिरी पहाड़ी, जिसे कुमारी पहाड़ी कहते हैं, वहाँ पे जो आजीविकों के लिए बहुत सारे विहार बनाए गए, इनमें ये भी लगभग मोनोलिथिक आर्ट के ही महत्वपूर्ण नमूने हैं। तो एकास्मक पत्थर की बात होती है, वही आपके माने जाते हैं। तो मोनोलिथिक आर्ट और सामान्य तुम समझ सकते हैं, जब पुराने ज़माने में जो गरीबों का बैठ होता था, जिसमें गरीब लोग जो है एक लकड़ी लेके जाते थे घर पे, ठीक है, पहले के लोग बेचारे एक लकड़ी लेके जाते थे और लुहार को दे देते थे, वह काट छाँट के तराश के उसी में बड़ा सा उनको बैट बना के दे देता था, उसकी मुठिया उठिया सब उसी में रहती थी। और आजकल जो बैट हैं वो तरह तरह के बनाए जा रहे हैं, जैसे मंगूस की लकड़ी का बनाया जा रहा है। आजकल एक बैट को कई पार्ट में बनाया जाता है और बाद में सब पार्टों को जोड़ के अभिष्ट बैट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के वह पद्धति कहलाती है आपकी कोर और फ्लेक सिस्टम। समझिएगा, आपका महत्वपूर्ण ये पद्धतियाँ हैं इसकी। तो ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र हुआ और महत्वपूर्ण केंद्र हुए। अब आगे समझिएगा, यहाँ से हमको इसी काल में जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसी काल में हमको पहली बार आग के विषय में जानकारी मिल रही है। और यह जानकारी मिले कहाँ है? यहाँ पे एक जगह है इज़राइल का। इज़राइल में एक बनाट याकोव गुफा क्षेत्र है, बनाट याकोव। तो जो बनाट याकोव का क्षेत्र है इज़राइल का, यहाँ से हमको लगभग 7-8 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व के समय का हमको आग का साक्ष्य मिला है। लेकिन यह आग जो है वो मानव द्वारा बनाई गई मानव निर्मित आग नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक आग का उदाहरण माना जा सकता है। तो जैसे देखिए तो ये है आपका बनाट याकोव। तो जो बनाट याकोव गुफा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से हमको 7-8 लाख ईसा पूर्व में इजराइल से आग के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक मानव ने नहीं बनाया है।
और यही आग का जो साक्ष्य है, आगे जब हम पहुंचते हैं, आगे चल के हमको यह साक्ष्य कहाँ मिल रहा है, आगे चल के हमको यह साक्ष्य मिलेगा कब, जब हम पहुंचते हैं दूसरे काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में, जिसका समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। उसमें लगभग 61,000 ईसा पूर्व में जाम्बिया से हमको कुछ लकड़ी मिले हैं और कुछ हड्डियां मिली हैं जो जली हुई हैं। लकड़ी और हड्डियों के साथ मिलते हैं जली हुई। उससे पता चलता है कि कहीं न कहीं मानव आग जान जरूर गया था। यद्यपि यह भी जो आग है, यह आग का प्रयोग भी वास्तव में नियमित रूप से नहीं है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। और आगे चल के फिर जब देखते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में पहुँचते हैं, जब जिसका समय लगभग 40 से 10,000 के ईसा पूर्व के बीच में है। वहाँ पे हमको गुफाओं में, मानव द्वारा गुफाओं में, ठीक है, एज अ ब्रैकेट ताक का मतलब होता है कि जो गुफाओं के जो घरों के जो कार्नर पे एक छिछले नाद कटोरा नुमा वहाँ पे कुछ चीज़ बना देते हैं, जिसपे पैड जैसा, जिसपे जाके वो दीपक रखा जाता है या आले जलाने के साथ वहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में इन अगर छिटपुट उदाहरणों को छोड़ दिया जाए, अगर इन उदाहरणों को छोड़ दिया जाए, तो वास्तव में मानव ने आग का जो प्रयोग नियमित रूप से करना शुरू किया होगा, वह नवपाषाण काल में ही माना जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण उदाहरण आप जान सकते हैं। अब आगे तो इसके पश्चात जो अगला समय है वह आपका आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल जिसका समय आपका है 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जो पहली जानकारी मिली है विश्व में, वह मिलती है हमको फ्रांस के ली मुस्टेरियन गुफा क्षेत्र से। ली मुस्टेरियन क्षेत्र से प्राप्त होने के कारण ही हम इसे ली मुस्टेरियन संस्कृति या मुस्टेरियन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसमें भारत में इसके जो प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं, समझिएगा, भारत से जो इसके प्राथमिक साक्ष्य मिल रहे हैं, वे साक्ष्य हमको प्रवरा नदी, जो गोदावरी नदी की सहायक है, ठीक है, और जो महाराष्ट्र का बेल्ट है मुख्यतः, यहाँ से प्रवरा नदी के क्षेत्रों से मिलता है, जिसे एच.डी. संकालिया ने खोजा है। कुछ लोग एच.डी. संकालिया को दक्षिण भारतीय पुरातत्व का जनक भी मानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जो आपका ये लोअर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसी के समय का आपका जो होमो इरेक्टस का साक्ष्य है, होमो इरेक्टस का जो भारत में मिलता है, अरुण सोलंकिया ने खोजा है, वह लोअर पैलियोलिथिक एज का ही है। ठीक है, आगे आइए। तो यह प्रवरा नदी के निक्षेपों से मिला है। अगला, इसमें से इसका जो प्रारूप स्थल है, जो मॉडल टाउन है, मॉडल इसका साइट है, वह है नेवासा। नेवासा से इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी मिलती है। किसके? नेवासा महत्वपूर्ण केंद्र किसका है? मध्यपुरा पाषाण काल का। नेवासा से हमको रेशम और पटसन के उत्पादन का प्राथमिक साक्ष्य मिलता है भारत में नेवासा से रेशम और पटसन के उत्पादन के उपज का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। जो मध्यपुरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो औजार बनाने की पद्धति थी मानव की, वह पहले की अपेक्षा की थोड़ी सी समुन्नत हुई। और यह जो औजार थी, यह औजार बनाने की जो पद्धति है, यह फ्रांस में एक जगह है लेवा लेवेसियन, उसे कभी कभी कहते हैं लोआ लेवेसियन। ठीक है, तो यह आपका लेवा लेवेसियन जगह है एक फ्रांस का। वहाँ से जैसे औजार बनाए जाते थे, वैसे ही औजार भारत के क्षेत्रों में भी मिलते हैं। इसीलिए पूछता है कभी कभी लोआ लोई सिस्टम या लेवा लेवेसियन सिस्टम जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है मध्यपुरा पाषाण काल से। इसमें क्या करते थे? लेवा लेवेसियन पद्धति के अंतर्गत मुख्यतः जो क्लैक्टोनी विधि का ही समझिए प्रयोग होता था। इसमें मुख्यतः क्या करते थे? एक तरफ जो औजार होते थे, ये औजार जो होते थे बेसिकली आपके गोलाकार पत्थर से बनाए जाते थे। एक तरफ जिसमें धार होती थी, तो गोलाकार पत्थरों के प्रयोग के द्वारा बनाई गई एक प्रकार से लेवा लेवेसियन पद्धति है। और यह पद्धति जो है मुख्यतः फ्रांस में प्रचलित थी। और भारत में जो यह पद्धति है, यह हमको मध्यपुरा पाषाण काल के अनेक क्षेत्रों से यहाँ प्राप्त हो रही, इसीलिए इसे कहते हैं। अच्छा, यहीं पे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका जो राजस्थान में लूनी जगह है, वहाँ से लूनी से बहुत सारे हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ से महत्वपूर्ण जो इतिहासकार रहे हैं संबंधित, वो हैं आपके बी.एन. मिश्रा जी। तो बी.एन. मिश्रा जी ने जो यहाँ पे खुदाई के यहाँ पे काम किया, उन्होंने लूनी से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं आदि को लूनी उद्योग की संज्ञा दिया है। तो पूछेगा लूनी उद्योग किससे संबंधित है? तो आपका लूनी उद्योग जो है यह मुख्यतः मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। लूनी उद्योग मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। और अगला मैंने आपको जाम्बिया का उदाहरण अभी बता ही दिया है। तीसरे कालखंड में पहुँचते हैं। अगला
अगला जो कालखंड है आपका, जिसे हम कहते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल, जिससे हम कहते हैं आपका अपर पैलियोलिथिक एज, जिसका समय 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अपर पैलियोलिथिक एज में का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है हमको फ्रांस के मगदालिन से, इसीलिए हम इसे मगदालिन संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में रेंडियर की प्रधानता है, जीव जंतु में रेंडियर जीव की बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है, विश्व परिप्रेक्ष्य में जो इस काल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन मानव के जीवन में हो रहा है वह यह है कि विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में इसमें दो परिवर्तन महत्वपूर्ण है। एक तो इस काल में होमोसेपियंस का उद्भव हो रहा है, आधुनिक मानव का विकास हुआ। इसका मतलब है ग्रिमाल्डी, चांसलेट आदि जो मानव हैं, ठीक है, इनकी प्रक्रिया से आगे बढ़कर इसी काल में होमोसेपियंस का उद्भव होता है, ठीक है। और इसी काल में चकमक उद्योगों की शुरुआत होती है। चकमक एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, चकमक एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, जबकि क्वार्टजाइट जो होता है वो बिल्लोरी पत्थर होता है। तो चकमक एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं जिनका पहली बार प्रयोग हमको इस काल में दिखाई दे रहा है। इसी काल में हमको दीपक जलाने का साक्ष्य मिला है, जो हमने अभी चर्चा किया गुफाओं में। और इसी काल में हमको लीवर प्रणाली का प्रयोग मिल रहा है, जो मुख्यतः आखेट आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा था। तो लीवर सिस्टम का भी प्रयोग हमको इसी काल में दिखाई दे रहा है। और तीसरा अगला महत्वपूर्ण जो इसमें है, इसी काल में विश्व इतिहास में धनुष और बाण का उद्भव हुआ। या देखिए, इसी काल में धनुष और बाण का उद्भव हुआ, धनुष प्लस बाण का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ। धनुष और बाण का प्रयोग हमको इसी काल में दिखाई देता है। तीसरा महत्वपूर्ण है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बेलन घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, यह महत्वपूर्ण केंद्र है। आपका खासकर जो अपर पैलियोलिथिक एज है, उच्च पूर्व पाषाण काल है, इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। यह बेलन घाटी न केवल उच्च पूर्व पाषाण काल बल्कि कह सकते हैं बेलन घाटी से हमको प्रारंभिक काल, मध्यकाल और नव पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से जो लेयर्स हैं, जो यहाँ पे कल्चरल लेयर्स मिलते हैं, सांस्कृतिक जमाव के साक्ष्य मिले हैं, वह पूरे क्रम से मिलते हैं, वे पूरे क्रम से मिलते हैं, उनमें क्रम टूटता नहीं है। इसीलिए इसकी इसी उपलब्धियों और इसी महत्ता के कारण ही इतिहास का HD संकालिया ने बेलन घाटी के जमाओं को, ठीक है, ये क्वेश्चन हाई एजुकेशन पूछा गया है, बेलन घाटी के जमाओं को इन्होंने टेक्स्ट बुक, बेलन घाटी के जमाओं को इन्होंने टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ कि किसने बेलन घाटी के जमाओं को टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है, जिसमें कोई बुक होता है जो उसका हम उसमें जो हम कैटलॉग बनाते हैं, जो उसका हम विषय सूची देते हैं, वह वैसे ही समझिएगा एक विषय सूची की तरह क्रमिक रूप से हमको यहाँ पे सांस्कृतिक लेयर्स प्राप्त होते हैं। इसी के कारण HD संकालिया ने इसे टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन कहा है। बेलन घाटी का ही एक क्षेत्र है लोहंदा नाला। लोहंदा नाले से हमको यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। तो यह भारत में मातृदेवी का प्राचीनतम साक्ष्य है। लोहंदा नाले से प्राप्त जो मातृदेवी की मूर्ति है, यह भारतीय इतिहास में मातृदेवी की मूर्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। यह मातृदेवी की जो मूर्ति है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में है। और यह मूर्ति जो है वह हड्डी की बनी हुई है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बनी है, हड्डी की बनी हुई उपकरण है। दूसरी बात देखिएगा, विश्व इतिहास में जो मातृदेवी के साक्ष्य मिलते हैं वे सबसे पहले मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व इतिहास में मातृदेवी के जो साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। और उसके पश्चात अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो आपका अपर पैलियोलिथिक एज में यह लोहंदा नाले से मिल रहा है, बेलन घाटी में स्थित है, अपर पैलियोलिथिक एज का है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो अगला साक्ष्य मिल रहा है, अगला साक्ष्य हमको मिल रहा है खासकर कैलकुलेटिक एज में, ताम पाषाण काल में मातृदेवी के कई साक्ष्य मिले हैं। वो मिले हैं आपके पास, एक तो इनाम गांव से, महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। दूसरा मिला है हमको नवदा टोली से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और तीसरा मिला है हमको महाराष्ट्र में स्थित है जगह है दाइमाबाद, वहाँ से मिल रहा है हमको मातृदेवी के साक्ष्य। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ मिल रहा है। इसके बाद हड़प्पा काल में अगर आएँ तो हड़प्पा काल में हमको बलूचिस्तान से मातृदेवी के साक्ष्य मिल रहे हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ अगर यही बलूचिस्तान के क्षेत्रों में जो आपका राना घुंडई और पेरियानो घुंडई का क्षेत्र है, तो राना घुंडई से हमको लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पेरियानो घुंडई से हमको यौन पूजा के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा। लेकिन ये हड़प्पाई साक्ष्य हैं, ये प्राक हड़प्पाई समय से हैं। जबकि भारतीय इतिहास में लिंग पूजा का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह गुडीमल्लम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुडीमल्लम से। लिंग पूजा का भारतीय इतिहास में जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह गुडीमल्लम से मिलता है। हाँ, लेकिन अगर प्राक हड़प्पाई स्थलों में पूछेगा
तो लिंग पूजा का जो साक्ष्य मिला है वह मिलता है आपका राणा घुंडई से, और राणा घुंडई से घोड़े का दांत भी मिला है, याद रखिएगा। और पेरियानो घुंडई से यौन पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि ये ऐसे साक्ष्य हमारे यहाँ बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो हमको देखने को मिला है। दूसरा समझिएगा कि वहाँ पे अगर हम मिस्र के इतिहास को देखें तो मिस्र के इतिहास में जो महत्वपूर्ण देवियाँ होती थी, ठीक है, मिस्र के इतिहास जो महत्वपूर्ण देवियाँ होती थी जैसे बेस्तेता आदि देवियाँ, उनके जो वाहन होते थे वो बिल्लियों को माना जाता था। और पिरामिड्स में जो मम्मी बनाई जाती थी, मम्मियों में मनुष्य के बाद सर्वाधिक संख्या बिल्लियों की मिलती है, क्योंकि बिल्ली जो है मिस्र के इतिहास से बड़े ऑस्पिशियस थे, बहुत शुभ माने जाते थे, इसीलिए इनकी संख्या बहुत मिल रही है। हाँ, तो हमने कहा मतलब चूँकि मातृ देवियों का कंसर्न था इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन बताए। अब आगे समझिएगा। तो हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य तो हमको यहाँ से मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि इसी काल में हमको विश्व परिप्रेक्ष्य में मानव के कला और संस्कृति, मानव के कलात्मक अभिरुचि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इसी काल में हमको विश्व में कई स्थानों से मानव के कलात्मक अभिरुचि के अंतर्गत चित्रकला के मुख्यतः साक्ष्य मिले हैं, जो चित्रकला के साथ कहीं गुफा चित्रकारी के रूप में, पिक्टोग्राफ के रूप में मिले हैं, कहीं आपको रॉक पेंटिंग्स के रूप में मिले हैं, ठीक है। तो हमको ये पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्लिफ दोनों के रूप में हमको चित्रकारी के साक्ष्य मिल रहे हैं। ये जो चित्रकारी का साक्ष्य है, यह जो साक्ष्य मिला, कई बार पूछा जाता है, इनमें से अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व परिप्रेक्ष्य में जो हमको साक्ष्य मिल रहा है वह हमको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्ष्य मिला है। जब से सबसे पहला जो साक्ष्य है, ठीक है, वह साक्ष्य हमको मिल रहा है स्पेन के अल्तमीरा से, वह साक्ष्य हमको मिला है। लेकिन यह जो साक्ष्य है यह आपका रॉक पेंटिंग्स का उदाहरण है। एक प्रकार से कह सकते हैं जो रेखा चित्र के माध्यम से ग्राफिक्स बनाने की परंपरा है, खासकर चट्टानों पे, उसके प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अल्तमीरा जो स्पेन में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको खोजा है मारिया सातुलोवा ने, इसे खोजा है मारिया सातुलोवा ने। इसी तरह जो गुफा चित्रकारी है इसका प्राचीनतम साक्ष्य आपको इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह मिल रहा है। तो कहाँ मिला है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह से हमको गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और इसी तरह ये अन्य साक्ष्य जो गुफाओं में और चट्टानों मिले हैं वे स्पेन और फ्रांस के पास स्थित जगह है फोंट द गाम, ठीक है, स्पेन और फ्रांस के पास स्थित स्थल है जिसका नाम है फोंट द गाम, यहाँ से मिले हैं। इसी तरह फ्रांस में एक जगह है लास्को और कावेट, ये देखिए लास्को और कावेट, वहाँ से हमको साक्ष्य मिले हैं। स्पेन का ही एक अन्य केंद्र है जिसको बोलते हैं कैस्टिलो गुफा, कैस्टिलो गुफा से हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। रोमानिया में एक जगह है कोईबोइया, यहाँ से हमको खूब गुफा चित्रकारी और रॉक पेंटिंग से उदाहरण मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में है आर्महैम लैंड, यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। जबकि श्रीलंका में जो सिगरिया गुफाएं हैं यहाँ से भी हमको ऐसे पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं या साक्ष्य बनाए गए हैं प्रारंभिक मानव द्वारा, इनमें से चाहे वो रिलीफ आर्ट हो, चाहे वो आपके पिक्टोग्लिफ हो, चाहे वो आपके पिक्टोग्राफ हो, जो भी साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये साक्ष्य मुख्यतः जो हैं इनके बनावट की पद्धति या तो रेखा पद्धति थी और दूसरा जो पद्धति है वो फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम है। फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं प्रेशर टेक्निक, जिसे हम कहते हैं प्रेशर टेक्निक। तो जो फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्रारंभ काल में चित्रों को बनाने के लिए मुख्यतः क्या किया जाता था, हाथ से ही चित्रकारी करते थे और हाथ से ही नाक कान जो बनाना हो, बड़ा हो छोटा हो, उसी को इसे खींच लेते थे, उसी को दबा देते थे, आँख ऐसे बना देते थे हाथ से ही और प्रेशर लगा के, ठीक है, उसे कहते हैं फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम या प्रेशर टेक्निक। तो ज़्यादातर इसी प्रेशर टेक्निक और फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ आपका जो रेखा चित्र प्रणाली होती है इसका प्रयोग किया गया। अगला समझिएगा, अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें जो महत्वपूर्ण चित्र मिल रहे हैं वो किसके हैं? एक तो मिला है मारोस के, पूछेगा किसके नहीं है, किसके? मारोस मतलब मारोस एक सूअर की प्रजाति है। इसी तरह एक प्रजाति है बिजोन, ठीक है, तो बिजोन के चित्र मिल रहे हैं। इसी तरह एक जंगली बैल की प्रजाति है जिसको कहते हैं ओराक्स, ओराक्स के खूब चित्र मिल रहे हैं। रेंडियर के बहुत सारे चित्र मिलते हैं इस काल में, और ख़ासकर देखिए रेंडियर के चित्र तो महत्वपूर्ण हैं, खासकर जो आपके पूरा पाषाण संस्कृतियाँ उनमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं रेंडियर के चित्र। इसी तरह भैंसा के चित्र मिल रहे हैं, गैंडा के, बाघ के और हाथी के चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय इतिहास में हाथी पालने का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वह कश्मीर से मिलता है,
या देखिए कश्मीर से हाथी पालने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो चित्रकारी के प्राचीनतम चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वह भीमबेटका से मिल रहे हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे लगभग 500 गुफाओं में हमको गुफा चित्र के साक्ष्य मिल रहे हैं। और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर से, पंचमढ़ी से, मिर्ज़ापुर और जो कैमूर पहाड़ी क्षेत्र हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला वाली कैमूर पहाड़ी, महादेव पहाड़ी जो हैं, यहाँ पे हमको बहुत सारे चित्र मिल रहे हैं। इसी तरह आपका जो पटड़े है, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, यहाँ से भी हमको बहुत सारे चित्र मिले हैं। कैमूर पहाड़ियों में ही स्थित एक जगह है लोहरी। लोहरी प्रसिद्ध स्थान है। लोहरी से हमको एक व्यक्ति जो है वह मशाल लेकर बाघ का पीछा करता हुआ दिखाया गया है। एक व्यक्ति जो है वह बाघ लेकर बाघ का पीछा करते हुए मशाल लेकर पीछा कर रहा है। उसका चित्र कहाँ से मिला है? लोहरी से आ सकता है। आदमगढ़ से हमको जिराफ के ग्रुप का चित्र मिला है, जिराफ ग्रुप का चित्र मिला है। जबकि पटड़े से जो है हमको शुतुरमुर्ग के अंडे पर, ये क्वेश्चन आ सकता है, पटड़े से हमको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर बनाया गया चित्र मिलता है। ये चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जितने भी चित्रकला के साक्ष्य हैं वे ज़्यादातर आपके जादुई हैं, ज़्यादातर वह टोटोमिक हैं, टोना टोटका से संबंधित हैं, ज़्यादातर वह आपके पैगानिस्टिक हैं, मूर्ति पूजक जैसे लगते हैं। ठीक है, उससे मतलब है क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग मुख्यतः जिन पशुओं को मारना होता था, जिन पशुओं का शिकार करना होता था, उसको कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, अब उसका चित्र गुफाओं में बना देते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी प्रारंभिक कम्युनिकेशन के माध्यम माने जा सकते हैं। तो मानवीय संप्रेषण के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक द इनिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम रहा होगा उनके माध्यम से। जैसे कि आप जब आधुनिक भारत पहुँचते हैं, जो संथाल जातियाँ थी, संथाल जातियाँ भी जब किसी का शिकार करती थी उसके पहले उस जानवर का चित्र बना लेती थी। ठीक है, संथाल। तो मतलब ये परंपरा अतीत काल से लगातार चला आ रहा है। तो कुल मिला के भारत में जहाँ तक जो चित्र मिले हैं ज़्यादातर उनमें आपका हिरण का चित्र बहुत मिलता है, बारहसिंघा का चित्र मिलता है, भैंसा का मिलता है, गैंडा का मिल रहा है, सुअर का मिल रहा है, बाघ का मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण चित्रांकन जो हैं या जो पहाड़ियों में और चट्टानों पे बनाए गए चित्र भारत में मिल रहे हैं, ये सभी चित्र मुख्यतः आखेट प्रधान चित्र हैं। क्योंकि ये सोसाइटी ही उस समय हंटर गैदरिंग सोसाइटी थी। तो ये जो महत्वपूर्ण विशेषता थी मानव का, यह तत्कालीन मानव जो था अभी सामान्य सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश व्यतीत कर रहा था। मानव में अभी तक, ठीक है, न कृषि का विकास हुआ था, न मानव में अभी तक आग का नियमित प्रयोग शुरू हुआ था, न तो मानव में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मानव पूरी तरह से घुमक्कड़, यायावर और मानव फूड गैदरिंग करता था। मानव पूरी तरह से लिपियों से अनभिज्ञ था। यह कालखंड जो है वह उनके यायावर अवस्था, उनके खाद्य संग्राहक अवस्था और उनके एक प्रकार से जो हंटर गैदरिंग अवस्था को व्यक्त करता है। और यही मानव की प्रारंभिक जो था मानव का यही जीवन शैली था। इसी जीवन शैली में क्रमिक रूप से आगे धीरे धीरे विकास होता है और तत्कालीन मानव इसके बाद मध्य पाषाण काल में पहुँचता है। मध्य पाषाण काल से मानव नव पाषाण काल में पहुँचता है। तब वो समुन्नत समाज में पहुँच जाता है, एक समुन्नत संस्कृति में पहुँच जाता है जो उनके सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तनकारी तत्वों से लबरेज होता है। इसीलिए हम नव पाषाण काल को सांस्कृतिक क्रांति का काल कहते हैं। तो ये अभी प्रारंभिक जानकारी रही। अगले टर्न पे जो अगला क्लास होगा हम उस पर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की चर्चा करेंगे।